देखिए, ये पॉलिटी का क्वेश्चन और डिस्कशन है। इसमें पॉलिटी में जो प्रारंभ में भारत के संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो देखिए, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यही अगर पूछता कि राज्य में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो ये 1919 के तहत राज्य में स्थापित किया गया था, और केंद्र में है जो 1935 के तहत स्थापित किया गया था। देखिए, भारत शासन अधिनियम जब 1935 आया था तो उसमें क्या किया गया था, राज्य को स्वायत्त यानी कि स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी, और केंद्र में है जो द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो देखिए, कोलकाता में जो सर्वोच्च न्यायालय हो वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया था, और ये प्रावधान था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, जबकि ये न्यायालय का स्थापना है जो 1774 में स्थापित किया गया था। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश का भी प्रावधान किया गया था। देखिए, रेगुलेटिंग का अर्थ होता है जब सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको ब्रिटिश जो संसद है वो अपने अधीन करना चाह रही थी, तो इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ ही होता है किसी भी संस्था को अपने अधीन करना। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, उसके बाद से अन्य प्रावधान है जो धीरे धीरे करके भारतीय संविधान का विकास का प्रारंभ होता है वहीं से। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रही है। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश के अंतर्गत निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो देखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश है जो आर्टिकल 123 के तहत ये जारी करते हैं। अध्यादेश का सिंपल सी अर्थ है कि जब सदन सत्र में ना हो और आवश्यकता पड़ने पर कानून है जो राष्ट्रपति बना सकते तत्कालीन प्रावधान के लिए। तो ये जो शक्ति है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये प्रावधान राष्ट्रपति के लिए है, वहीं राज्यपाल के लिए 213 के तहत वो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का प्रभाव ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से केंद्र में संसद कानून बनाती है और राज्य में राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अध्यादेश का कानून भी प्रावधान होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई है। तो देखिए, अवशेष शक्ति का अर्थ होता है, देखिए 3 सूची होता है, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है केंद्र सूची, एक होती है राज्य सूची। अगर इस तीनों में किसी भी विषय की चर्चा नहीं है तो अवशेष शक्ति कहलाएगा। 1935 के जो अधिनियम था उसमें अवशेष शक्ति है जो गवर्नर जनरल को दिया गया था। वर्तमान में भारत में जो अवशेष शक्ति है वो संसद के पास है। जो 1935 का जो प्रावधान आया था उसमें जो अवशेष शक्ति थी वो गवर्नर जनरल को प्राप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पाँचवें क्वेश्चन क्या कर रहा है। पाँचवें क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। देखिए, अंतरिम सरकार की जो स्थापना है 2 सितंबर 1946 के हुआ था, और ये जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, कृषि एवं खाद्य मामले का मंत्रालय इनको मिला था। सी राजगोपालाचारी को प्रथम ये शिक्षा मंत्री थे। प्रथम जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें महात्मा गांधी नहीं शामिल थे। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। देखिए, पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं थे। तो इसमें सी राजगोपालाचारी भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम थे। चलिए अगला ऑप्शन देख रहे हैं, क्या अगला ऑप्शन है। देखिए, डी में एस राधाकृष्णन है, तो ये उस समय ये प्रथम जो अंतरिम सरकार गठन हुआ था उसमें शामिल नहीं थे, तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। देखिए, 7वां क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के सदस्य का चुनाव कैसे हुआ। देखिए, संविधान सभा के जो सदस्य का चुनाव जो अप्रत्यक्ष तरीका से हुआ था, यानी कि डायरेक्ट जनता है जो चुनाव में भाग नहीं ली थी। इसमें क्या हुआ था कि प्रांतीय जो सभा है उसके द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया गया था। इस प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। कब हुआ था, ये 1946 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है। पहला था जो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। इसमें क्या किया गया था, फ्रांस के तर्ज पर भारत में भी क्या किया गया था, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो उस समय सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा थे सदन में, तो इनको है जो अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर अगले ही सत्र में, अगले ही मतलब दिन 9 तारीख को, जब 9 तारीख के बाद जो अगला सत्र हुआ था इनकी 11 को, तो उस दिन क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो इस प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो संविधान सभा थे सिंपल सी बात, उसका अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब बुलाया गया था। तो अभी हम जिक्र किए हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहला जो अधिवेशन हुआ था उसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि पहला अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखिए, खैर प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए प्रस्तावना है जो अमेरिका से लिया गया है और ये यूनाइटेड नेशन में भी इस चीज़ से प्रेरित है। तो वहाँ से भी कहे जा सकते हैं कि प्रस्तावना का जो मूल अंश है अमेरिका से लिया गया है और यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है उसमें भी प्रस्तावना का जिक्र किया गया है। तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किए थे और देखिए 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो इस प्रकार से 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को पारित कर दिया गया था संविधान सभा के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अभी हम जिक्र किए हैं कि प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था और ये अमेरिका से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में संघ समिति, देखिए संघ समिति कह रहा है कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन था। देखिए संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन कि संविधान, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर कि संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। इससे पहला क्वेश्चन था जो संघ समिति कह रहा था, यहाँ कह रहा प्रांत की। तो ये प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को ही ये मामले का मतलब कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि सभी जो देशी रियासत है उसको ठीक एक प्रकार संयोग के एक राष्ट्र के रूप में किस प्रकार से निर्माण करना है, इसका निर्माण है जो वल्लभ भाई पटेल के हाथों में दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 15 नंबर, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। देखिए प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था। इसकी स्थापना है जो 29 अगस्त 1947 को इसका किया गया था स्थापना और इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। तो इसका 15 नंबर का ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ठीक 16 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम स्वीकार कब किया था। देखिए संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कब किया गया था, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण है जो पिंगली वेंकैया के द्वारा निर्माण किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर है जो केसरिया कलर है, उसके बीच में है जो वाइट कलर है और सबसे नीचे जो हरा कलर है और बीच में अशोक चक्र लगाए गए जिसमें 24 तिलिया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर क्या है, 17 नंबर मिस्टेक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि संविधान सभा के जो सलाहकार, पूरा मामले के जो सलाहकार कौन थे। तो देखिए संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे। इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था जिसके वजह से इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था कि कहाँ पर क्या रखना है, किस प्रकार से रखना है, इसके बारे में वो सब बारी बारी से हर समय समझाते रहे और सलाह देते रहे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। देखिए तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो अभी हम बताएं कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे और इसमें 7 सदस्य थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। देखिए बी आर अम्बेडकर तो एक थे ही, तो 1 + 6 सदस्य यानी कि टोटल 7 सदस्य थे। तो बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे, तो एक तो बी आर अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर का नाम मेंशन है और 6 अन्य सदस्य हो जाएंगे तो 7 सदस्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, न कि ए होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से अलग किया गया था। देखिए वर्मा मतलब म्यांमार का उस समय का नाम वर्मा था। तो इसको 1935 को जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था उसके तहत इसको अलग कर दिया गया था और इसको एक स्वतंत्र रूप प्रदान की गई थी। और वर्मा की फिर जब अलग कर दिया गया था तो 1936 में फिर इसका एक राष्ट्र के रूप में निर्माण किया गया था। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था, यानी कि संविधान सभा जो एक निर्वाचित संविधान सभा के रूप में गठन किया जाएगा, ये प्रावधान किस अधिनियम के तहत था। तो ये जो उस समय है, देखिए इसमें कुछ
हाँ, देखिए क्या ऑप्शन बी कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन था उसी के जरिए स्थापना किया गया था। तो कैबिनेट मिशन ही ऐसा प्रावधान किया गया था, भारत में एक संविधान सभा का गठन होगा और ये निर्वाचित भारतीयों के द्वारा ही होगा। तो ये ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश की देन है। तो जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से लिए हैं। संघ किस प्रकार से होंगे, संघ के पास और राज्य के पास कितना अधिकार होगा, ये हमने कनाडा से लिया था। 23 नंबर का ए हो जाएगा ऑप्शन। देखिए 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की अवस्था का मतलब होता है कि कोई भी जजमेंट आ गया किसी भी मामले में, उस पर फिर से सुनवाई होती है, फिर से क्या मामला अगर है तो उस पर फिर से सुनवाई करने के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन होती है। तो ये भारत है और अमेरिका में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि कोई मामला में अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो फिर से अपील करे और फिर से सुनवाई का मौका मिले। अपने ही जजमेंट को जब न्यायालय फिर से सुनती है, फिर से उसमें कुछ नया जजमेंट लाती है तो न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। ये भारत और अमेरिका में इस प्रकार का प्रावधान किया गया। देखिए 25 नंबर है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो अभी हम बात कर रहे थे समवर्ती सूची है जो ऑस्ट्रेलिया की देन है। एक होता है राज्य सूची, एक होता है केंद्रीय सूची, एक होता है समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूची है। जो विषय राज्य की सूची में रहती है उस पर राज्य कानून बना सकता है, जो केंद्रीय सूची में है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जो समवर्ती सूची में है उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगी। लेकिन अगर टकराहट होने पर केंद्र सरकार के कानून को समझा जाएगा, माना जाएगा। तो ये जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से हम लिए हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने राज्य की नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश संविधान से ली है। पूछ रहा डीपीएसपी की संकल्पना है जो कहाँ से हम लिए हैं। तो जो डीपीएसपी की संकल्पना है हम जो आयरलैंड से लिए हैं, और आयरलैंड भी है जो स्पेन से लिया हुआ है ये संकल्पना। तो हम डायरेक्ट स्पेन से नहीं लिए हैं क्योंकि कुछ ऐसा प्रावधान था जो स्पेन में नहीं था, वो आयरलैंड में था, तो हम डायरेक्ट आयरलैंड से लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, यानी कि संविधान सभा का सिंबल क्या था। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन करा घोड़ा, कमल, हाथी, पुस्तक। देखिए संविधान सभा के जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 28 नंबर, भारतीय संविधान में मूल अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से अधिग्रहण की गई है। तो संविधान सभा में जो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट है वो हम डायरेक्ट कहाँ से लिए हैं, तो ये यूएसए से लिया हुआ है फंडामेंटल राइट। यूएसए से और क्या लिए हैं, राष्ट्रपति का पद लिए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं, फंडामेंटल राइट लिए हैं, प्रीएम्बल लिए हैं, इनकी प्रस्तावना लिए हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र लिए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा यूएसए से, इसका ऑप्शन 28 नंबर का हो जाएगा। देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया। देखिए भारतीय संविधान के मूल जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तो उसमें हम मौलिक कर्तव्य का समावेशन किए थे। ये जो संविधान संशोधन है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था और ये रूस के संविधान से इस प्रकार का प्रावधान जो लिया गया था मौलिक कर्तव्य। उस समय 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 लिया गया था, बाद में फिर 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य लिया गया था। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान है जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को निर्माण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ऐसे 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से इसको लागू कर दिया गया था। लगभग 16 ऐसे आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। क्योंकि जब इतिहास जब आप पढ़िएगा तो वहाँ पर देखिएगा 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो इसी को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था ताकि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वर्ष में बना रहे। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा से निर्वाचन कहाँ हुआ था, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो संविधान सभा से कहाँ निर्वाचित हुए थे। देखिए बी आर अम्बेडकर जो पहले बंगाल से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब पाकिस्तान स्वरूप में आ गया तो वो क्षेत्र बांग्लादेश में पड़ गया, यानी कि पाकिस्तान में तत्कालीन पड़ गया था, जिसकी वजह से बी आर अम्बेडकर का जो निर्वाचन समाप्त हो गई थी। तो पुनः निर्वाचन है जो मुंबई से इनको फिर से चुना गया था संविधान सभा में। देखिए 33 नंबर, भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था, यानी कि जो अभी सिंबल है नेशनल वो कब एडॉप्ट किया गया था उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को नेशनल जो सिंबल है उसको अपनाया गया था। देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, यानी कि बताया गया था कि अभी जो जनता है मैच्योर नहीं है तो जो वयस्क मताधिकार है वो 15 वर्ष के लिए रहने दिया जाए। ये बात बोले थे डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, ये बोला गया था कि 15 वर्ष तक वयस्क मताधिकार को रहने दिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 35 नंबर,
भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सबसे पहले है जो स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में इस प्रकार का प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान है जो संविधान सभा के द्वारा गठन किया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन के कुछ हिस्से लेना संभव बनाया? यानी कि पूछ रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों को शासन चलाने में हिस्सेदारी दिया गया था? तो ये पहली बार किया गया था चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा किया गया था। इसमें बताया गया था कि भारतीय भी प्रशासन में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ होने लगी। इससे पहले क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग ही सिविल सेवा के लोगों को चयन करते थे। तो पहली बार जो खुली प्रतियोगिता है जो 1853 के तहत प्रारंभ हुआ था, जिससे भारतीय भी यहाँ हिस्सा लेना प्रारंभ किए थे। और भारतीय जो पहले भारतीय थे जो सिविल सेवा में आए थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनी थी। तो भारतीय जो विधान पालिका है जो प्रथम बार जो द्विसदनीय बनाया गया था वो 1919 के अधिनियम के तहत इसे बनाया गया था। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब था? देखिए अखिल भारतीय यानी कि कह रहा था कि रजवाड़े ब्रिटिश क्षेत्र सभी को मिलाकर के एक भारत संघ की परिकल्पना किया गया था। ये 1935 के अधिनियम के तहत बताया गया था कि सभी क्षेत्र को मिलाकर के एक क्षेत्र बनाया जाएगा जिसका नाम भारत होगा। ये परिकल्पना जो 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत का आवंटन सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितना संख्या अनुपात में होगा? सबसे पहले कैबिनेट मिशन है जो 1946 में आया था। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैबिनेट मिशन बताया था कि संविधान के लिए एक संविधान सभा होगा, वो एक व्यक्ति है जो कितने संख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? तो ऐसा बताया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार से 389 सदस्य का चयन किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 नंबर कि निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संवैधानिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो देखिए कांग्रेस को भंग करने की सलाह है जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये कांग्रेस की स्थापना आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना किया गया था। और जब बोले थे गांधी जी कि जब संविधान निर्माण हो जाएगा तो ये राजनीतिक दल नहीं होगा, इसको भंग कर दिया जाएगा, सभी लोग अपना अपना राजनीतिक दल बनाएंगे, उसको राजनीतिकरण करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम ने सर्वप्रथम लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया? उच्चायुक्त आजकल हाई कमिश्नर बोलते हैं, जो उच्चायुक्त जिसे राजदूत भी बोल देते हैं, वो प्रावधान किया गया था। देखिए उसका प्रावधान किया गया था 1919 अधिनियम के तहत किया गया था कि एक उच्चायुक्त होगा। इसका कार्यकाल का सृजन 1919 के तहत किया गया था। देखिए 42 में क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। देखिए नियंत्रण मंडल की स्थापना है जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा नियंत्रण मंडल का स्थापना किया गया था। नियंत्रण मंडल का सिंपल सा अर्थ है कि एक जो नियंत्रण मंडल है जो व्यापार को देखरेख करेगी, वही दूसरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो व्यापार की देखरेख करेगी, और नियंत्रण मंडल जो राजनीतिक देखरेख करेगी। इसके लिए इसका व्यापार को राजनीतिक से अलग करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 43 नंबर क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पद का नाम वायसराय कर दिया गया? देखिए तो गवर्नर जनरल का नाम है जो वायसराय कर दिया गया था 1858 का अधिनियम का था। जब 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद से 1858 का अधिनियम था। इसके बाद गवर्नर जनरल का नाम है जो वायसराय कर दिया गया था। और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय है जो उस समय कैनिंग था, तो कैनिंग ही प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी? देखिए पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्रालय, जो अभी देखते हैं शिक्षा मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यही मंत्रालय के बारे में पूछ रहा है कि इसकी जो शुरुआत है कब की गई थी? तो ये 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसका प्रावधान किया गया था और ये करने वाला लॉर्ड कैनिंग ही था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्यों को, फिर वही क्वेश्चन है कि किसके द्वारा चुना गया था? तो ये नहीं कांग्रेस के द्वारा चुना गया था, नहीं गवर्नर जनरल के द्वारा चुना गया था, तो ये चुना गया था किसके द्वारा? ये विभिन्न जो प्रांत थे उसके संविधान सभाओं के द्वारा ये चुना गया था। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगेगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था और लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुई थी संविधान बनाने में। तो क्वेश्चन ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। देखिए ए नंबर में ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो भारतीय संविधान के निर्माण का समय लगा था। संविधान के देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 48 नंबर कि संविधान के पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन का मतलब हो गया वही प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उसके सदस्य कितने थे? 7 थे। देखिए इसमें कौन सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सदुल्ला थे, के एम मुंशी थे। के एम मुंशी इकलौता कांग्रेसी व्यक्ति थे जो पांडुलिपि समिति में थे।
A.K. अय्यर भी थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो इस समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार से इसका डी आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस एक्ट को, एक्ट की जगह पर एक लिखा गया, एक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्ट को मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। तो देखिए मार्ले मिंटो एक्ट है जो 1909 के अधिनियम को कहा जाता है। उस समय मार्ले था जो भारत के सचिव था, मिंटो था जो उस समय वायसराय था। ये उस समय जो एक्ट आया था उसी के नाम कर रखा गया था। उसको 1919 के जो भारत काउंसिल एक्ट है उसको मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1909 हो जाएगा। जो 1919 का जो अधिनियम था उसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है, क्योंकि मांटेग्यू उसमें भारत का सेक्रेटरी था और चेम्सफोर्ड था उस समय भारत का वायसराय था। तो उसी के नाम पर इसका अधिनियम का भी नाम रखा गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के तहत गठित मौलिक अधिकार पर उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए मौलिक अधिकार जो था उसके अध्यक्ष तो वल्लभ भाई पटेल थे। यहाँ पर पूछ रहा है उप समिति, तो उप समिति के जो अध्यक्ष थे जो जे.बी. कृपलानी थे। और ये संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति थी अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार की समिति, और इसमें लगभग 54 सदस्य थे जिसके अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उप समिति यहाँ पर पूछा है, उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो इस प्रकार से हमारा 50 क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो समाप्त हुआ। अगर ठीक लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।